सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आज मैं इस मंच के प्रथम सत्र और प्रथम दिवस के शुभारंभ का बबूल बजाती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश मिश्रा जी को। आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर सुरेश प्रसाद सिंह। अब मैं बुलाती हूँ प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र जी को, वो भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित महाविद्यालय जानकी देवी मेमोरियल की कर्मठ प्राचार्य डॉक्टर स्वाति पाल जी को भी मैं आमंत्रित करती हूँ और आज के इस प्रथम सत्र का स्थान ग्रहण करें। आप सभी का हम सब हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, हर कार्यक्रम प्रारंभ जो हमारे अतिथि होते हैं उनके स्वागत के साथ होता है। उसी क्रम में मैं सबसे पहले मंच पर आगे आसीन अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश प्रसाद मिश्र जी का स्वागत करती हूँ। मैं आग्रह करती हूँ प्रोफेसर गुप्ता से कि वो मंच पर आए। क्षमा प्रार्थना, आप लोग सुबह से ही देख रहे हैं, हम लोग सुबह से ही सब आए हुए हैं और चूंकि हमारे देश की जो पहली जो महिला है राष्ट्रपति जी, उनका कार्यक्रम आ गया था, उसकी तरफ से थोड़ा सा जरा शीघ्रता है। क्या त्यागी जी का आदेश है, आप आरंभ कीजिए। उसके बाद धन्यवाद के रूप में हम स्वागत करेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के इस जयंती के सुअवसर पर मैं मंच पर बीच वक्तव्य के लिए प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र जी को बुलाना चाहूंगी। आप मानविकी विद्यापीठ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में हिंदी संकाय में प्रोफेसर हैं। आपने हिंदी भाषा में 12 पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जिसमें सुगम हिंदी, सरल हिंदी, सहज हिंदी, सामान्य हिंदी आदि प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। 50 से अधिक शोध पत्रों का लेखन एवं प्रकाशन कर चुके हैं, जिसमें न केवल हिंदी साहित्यकारों का अपितु मीडिया, आदिवासी साहित्य, स्त्री विमर्श, हिंदी सिनेमा, दलित विमर्श, प्रवासी साहित्य, पत्रकारिता, कोई भी ऐसा क्षेत्र का विषय नहीं है जिस पर आपकी लेखनी ना चली हो। आप साहित्य मनीषी सम्मान, आचार्य तुलसी सम्मान, हिंदी भूषण सम्मान, संपादक शिरोमणि सम्मान, आचार्य रामचुक शुक्ल सम्मान से पुरस्कृत हो चुके हैं। अनेक शोधार्थी आपके निर्देशन में पीएचडी कर चुके हैं। अनेक परियोजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मेलनों में अध्यक्षता एवं व्याख्यान आपके द्वारा दिया जा चुका है। प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों की बोर्ड में आप अध्यक्ष, चेयरमैन एवं सदस्य हैं। आपका आज का वक्तव्य आपकी प्रतिष्ठा का परिचायक होगा। इसी शुभकामना से मैं आपको इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपका स्वागत है प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र। बहुत धन्यवाद स्वाति जी को। हिंदी परिषद द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण 2 दिवसीय संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैम हमारा काम है मूव करना, हम एक जगह खड़े होकर नहीं करेंगे। पीछे आवाज आ रही है? दिनकर जी पर जब हम बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि दिनकर जी के पूर्व जो पीठिका है, हम जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं दिनकर के उस कविता को याद करते हैं जो अलग दूसरों से उनकी एक धारा है, जो राष्ट्रीयता को, ओज को न केवल प्रतिनिधित्व करती है
बल्कि एक ऐसा आयाम तैयार करती है कि जो हिंदी के लिए प्रस्थान का काम करती है। मुझे ऐसा लगता है कि जय गोस्वामी जो बंगला के कवि हैं, उनको पहले उनकी कविता हमें देखनी चाहिए कि वो क्या कहते हैं। जब हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं, खोज की बात करते हैं, वीरता की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि दूसरे कवि समानांतर रूप से क्या लिख रहे हैं। एक बंगला का कवि है और उनको प्रतिष्ठित सम्मान भी मिला। वो कहते हैं आप जो कहेंगे मैं बिल्कुल वही करूँगा। आप देखिए, एक और दिनकर जी है, एक रामधारी सिंह दिनकर, प्रति शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे अनंत कवि है जो राष्ट्रीय काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी ओर ऐसे कवि भी हैं जो कविता तो करते हैं लेकिन किसी और शर्तों कहते हैं आप जो कहेंगे मैं बिल्कुल वही करूँगा। कहेंगे गले में रस्सी बांध लटके रहो रात भर, मैं वैसा ही करूँगा। सिर्फ अगले दिन जब कहेंगे अब उतर जाओ, तब उतरने के लिए मुझे किसी और की जरूरत तो पड़ेगी। अपने से उतर नहीं पाऊंगा, इतना भर जो ना कर सका उसे न माने आप मेरी बेअदबी। तो जब इस तरह की हम कविता देखते हैं कि कवि बिल्कुल नतमस्तक रहता है कि आप जो कहेंगे वही करेंगे, यानी दूसरों के शर्तों पर कविता लिखी जाए, जो आप चाहते हैं उसी आधार पर। उधर रामधारी सिंह दिनकर का व्यक्तित्व है कि जो अलग तरीके का व्यक्तित्व है और आदि व्यक्तित्व है और अलग तरह की कविता हो करते हैं और उसमें उनकी एक अपनी अलग पहचान निर्मित करते हैं। चाहे उनकी परशुराम की प्रतीक्षा हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे रश्मि रथी हो, अलग तरह की कविता का भाव है। इसलिए कहा जाता है कि दिनकर जो है ओज और पौरुष के कवि है। दिनकर की कलम उन वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता से भर उठती है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपार दुख वरण किया। फूलों के स्थान पर कांटों का सेज चयन किया, किंतु अपने मन के प्रकाश को अंधकार के हाथों कभी भी नहीं बेचा। रोटी और स्वाधीनता में रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि स्वतंत्र गर्भ उनका जो नर हाथों में प्राण गवाते हैं, पर नहीं बेच मन का प्रकाश रोटी का मोल चुकाते। यानी रोटी वास्तव स्वधर्म क्या है, उस स्वधर्म को रेखांकित यहाँ दिनकर जी करते हैं। पराधीन देश को राष्ट्रीयता के जिस स्वर की अपेक्षा थी वह दिनकर के कंठ से निकली। एक बने बनाए खांचे में लिखने को कभी आदी नहीं रहे। रामधारी सिंह दिनकर की पहचान केवल कुरुक्षेत्र से नहीं होती, बल्कि रश्मि रथी और उर्वशी जैसे उनमें वैविध्य है। इतना वैविध्य है कि वो कभी रश्मि रथी भी लिखता है, कुरुक्षेत्र भी लिखता है और उर्वशी भी लिखता है और संस्कृत के 4 अध्याय भी लिखता है। और वही कभी आगे जाकर परशुराम की प्रतीक्षा के माध्यम से कि राष्ट्र का धर्म क्या होना चाहिए, उसकी ओर राष्ट्र को आगाह करता है, राष्ट्र का आह्वान करता है कि आज उस धर्म की जरूरत नहीं है जो गांधी और माओ का धर्म है। वो कहते हैं गांधी और बुद्ध माओ का धर्म नहीं चलेगा, परशुराम धर्म की जरूरत है, जहाँ एक हाथ में शस्त्र है, दूसरे हाथ में साख है, उसकी ओर रेखांकित करते हैं। दिनकर की कविता सोते हुए व्यक्ति को उठाकर छोड़ने की शक्ति देती है। दिनकर ने अपनी काव्य धारा को शेरनी का दूध बनाकर पिलाते रहे। हलाहल को तो उन्होंने स्वयं पिया, लेकिन दूसरों के लिए उन्होंने हमेशा अमृत देने का कार्य किया। राष्ट्रीय चरित्रों के माध्यम से व्यवस्था पर करारी चोट करने की जैसी महारत उन्हें हासिल थी, वैसी अब तक किसी को नसीब नहीं हुई। भारत को के नागरिक को दैन्य भाव से जीने की सीख उन्होंने कभी नहीं दी, कभी दैन्य पलायन की उन्होंने सीख नहीं दी। उन्होंने हाथ फैलाना नहीं सीखा था, जीने की सीख उन्होंने और ना सिखाया था। टकराते रहे, टूटते रहे, परंतु कभी झुके नहीं। अति छोड़ भीरु बने जहाँ धर्म सोता है, पातक प्रचंडतम वही प्रकट होता है। वो रश्मि रथी में कवि दिनकर लिखते हैं। बहादुरों की शोभा है क्षमाशीलता न कि कायरों की। अब प्रायः कहा जाता है कि हम तो बहुत क्षमाशील हैं, उनको दिनकर चेतावनी देते हैं कि आप हर किसी को क्षमा देना शोभा नहीं देता। केवल जो बहादुर है, जो वीर है, जो कर्मठ है, जो राष्ट्र के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं, न्यौछावर करते हैं, अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, उनको केवल हक है, अधिकार है कि वो क्षमाशीलता का पाठ लोगों को पढ़ाएं।
क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो उसको क्या जो दंतहीन वित रहित विनीत सरल हो। कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग में कवि लिखते हैं, दिनकर मुक्त कंठ से घोषित करते हैं कि युद्ध कोई अच्छी बात नहीं, युद्ध निंद है तो अनित से प्राप्त शांति और घृणास्पद है। कि युद्ध वो नहीं चाहते कि युद्ध हो, लेकिन उस शांति को भी वो स्वीकार नहीं करते जो शांति किसी भी राष्ट्र के जरूरी कार्यों में हस्तक्षेप करती हो। और इसीलिए वो लिखते हैं आगे कि पापी कौन, मनुष्य से उसका न्याय चुराने वाला, या कि न्याय खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला। यहाँ आप गीता को याद कर सकते हैं, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में उपदेश देते हैं कि कर्म करो, और कर्म करने के बाद में अर्जुन की जो स्थिति होती है आप सबके समक्ष है, किस तरह न्याय अन्याय, सत्य असत्य, नीति अनीति के बीच में संघर्ष होता है, अंत में सत्य न्याय और नीति की विजय होती है। न्यायोचित अधिकार मांगने से ना मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते समर को, जीत या खुद मर के, या तो मर जाते हैं या उनको जीत नसीब होती है, लेकिन वो लड़के छीनते हैं, वहां हथियार नहीं डालते। उनका जो संकेत है 1962 में जो चीन का युद्ध होता है, उसमें जो तथाकथित भारत की जो स्थिति होती है उसकी ओर। गीता में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र लिखकर कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। दिनकर इस भाव को भी धार देते हैं, छीनता हो शब्द कोई और तू, त्याग तब से काम ले यह पाप है। कि हम कहें कि नहीं, बिना खड़क और बिना हथियार के आजादी प्राप्त हो जाती है, उसकी ओर भी दिनकर का संकेत है। इससे शांति से आजादी प्राप्त होने वाली नहीं है, उसके लिए शीश कटाना पड़ता है। दिनकर ने गुलाम भारत को भी ललकारा और आजाद भारत को भी। दिनकर का जो फ्लेवर था आप देखिए, छायावाद से लेकर नई कविता तक जाता है। और कहते पूंजीवाद के प्रबल विरोधी थे, शांति नहीं जब तक सुख भाग नंदर का, सम हो नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी कम को। तो इस तरह से देखते दिनकर जी का, चाहे 1954 का रेशमी नगर हो, नेहरू जी को ललकारने की बात हो, या परशुराम की प्रतीक्षा हो, जिसमें कहते हैं मैं शब्द त्याग कर व्याग धर्म अपनाने और श्रेष्ठतर मानते हैं कि एक ही पंथ अब भी जग में जीने का, अभ्यास करो छानियों रक्त पीने का। और दिनकर का अंत में कहते हैं कि केवल कवि की कविता ही नहीं रखता, कविता भी बदले में कवि की रचना करती है, और समर हारने से बढ़कर घातक न दूसरा पाप है। ऐसी बहुत सी कविताएं हैं जिनको यदि हम यहाँ उद्धृत करेंगे तो बहुत समय जाएगा, क्योंकि पहले से कार्यक्रम 1 घंटे विलंब से शुरू हुआ है। इसलिए मैं अपनी 1-2 बातें कहकर और अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो कहते हैं अधिकार खोकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जो मैथिली प्रणगुप्त कहते हैं उसी रेखा को आगे बढ़ाते हैं दिनकर जी। और गैर शुक्ल स्नेही भी कहते हैं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। महापुरुष महान चिंतक और महाकवि की जो परंपरा है वो युग धर्म के बीच खाई पाटने का कार्य करता है, और अपने युग समाज और राष्ट्र को कोई नई गति प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें युगावतार कहा जा सकता है। आज हम दिनकर जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हैं, और उनकी जो वाणी है, उनकी जो लेखनी है, उनके जो संग्रह है, साहित्य है, उससे हम प्रेरणा लें और आगे भविष्य में किस तरह का भारत होगा उस स्वप्न को साकार करना है। तो दिनकर से हमें सीखने की जरूरत है। मुझे विश्व हिंदी परिषद के आयोजकों ने बोलने का यहाँ मौका दिया, मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ श्रीनिवास त्यागी जी का, विनय भारद्वाज जी का, तमाम आयोजकों को, और आप सभी को किसानों से आपने हमारी बात सुनी, आप सभी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हार्दिक साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र जी। समय की अभाव के कारण बहुत कम समय में बहुत बड़ी बात, कागर में सागर भरने वाली बात आपने रखी है। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ विशिष्ट अतिथि के रूप में आज हमारे यहाँ प्रस्तुत दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर स्वाति पाल को। आप चार्ल्स वेलेस विदुषी होने के साथ साथ एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में जॉन मैकग्राथ थिएटर स्टडीज स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाली पहली एशियाई महिला रही है।
अपने विषय की अध्यक्ष हैं। थिएटर, रचनात्मक और एकेडमिक लेखन पर आपकी कई पुस्तकें छप चुकी हैं। आधुनिक यूरोप पर निबंधों का एक खंड आप संपादित कर चुकी हैं। प्रेमचंद की कई कहानियों का अनुवाद किया गया है। अखबार में आपके लेख शिक्षाप्रद और विचारात्मक होते हैं। आप 2018 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हैं। 2021 को उन्होंने अखिल भारतीय परिसंघ द्वारा कानूनी जागरूकता पुरस्कार मिला है। वर्तमान में आपको शिक्षा के क्षेत्र में एनुअल ग्लोबल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ऐसी प्रतिभाशाली प्राचार्य हमारे बीच है। मैं आपको इस मंच पर अपने विचार रखने के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर स्वाति पाल। आप सभी को नमस्कार। ऐसा है कि इस मंच पर मुझे बुलाया गया है, उसके लिए तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। और मुझे नहीं लगता है कि मैं इस काबिल हूँ कि दिनकर जी के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं। आज तो मैं सुनने के लिए आई हूँ। प्राचार्य के बारे में कहा जाता है कि एक बार वो माइक पकड़ लेते हैं तो वो छोड़ना ही नहीं चाहते, तो इसीलिए आज मैं माइक जरूर छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे आज सभी को सुनना है। बस मैं अपनी कृतज्ञता आप लोगों के सामने जाहिर करना चाहती हूँ। विश्व हिंदी परिषद एवं विशिष्ट संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्र कवि दिनकर जी का 115वीं जयंती के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन की सुंदर योजना के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। परिषद में महासचिव श्री विपिन कुमार जी का हृदय से आभार, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मंच पर आसीन डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह जी और प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र जी, आप सभी के विचारों को सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। और अभी आपने जो वक्तव्य दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि समय बहुत ही आज नाजुक सा चल रहा है, इसीलिए मैं और आप लोगों का समय नहीं लेना चाहती। आपके विचारों से मेरी ज्ञान में वृद्धि जरूर होगी। दिनकर जी के संबंध में आज आपके विचारों एवं नए प्रसंगों से हम सब अवगत होंगे। आप सभी का हृदय से पूर्ण धन्यवाद और सुंदर कार्यक्रम का आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बस इतना ही मैं बोलना चाह रही थी। धन्यवाद। मंच को आपसे अनुरोध है कि हमारे ये क्रम अभी चलता रहेगा, लेकिन गृह राज्य मंत्री श्रीमान अजय मिश्रा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। तो सर आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप मंच जी सुरेश प्रसाद सिंह जी आपसे मेरी अनुरोध मैम से, और नरेंद्र मिश्र जी से अनुरोध है कि मंच खाली जाए। पहले भी आप सभी को सबसे ये अनुरोध किया है कि हम जो आज परिस्थिति है उससे सब अच्छी तरह से जो है हमें पता है, और हम सभी हिंदी के पढ़ने और पढ़ाने और समझने वाले यहाँ पर विद्वजन बैठे हैं, और हर परिस्थिति में हमें कैसे काम करना है ये भली भांति हम अच्छे से जानते हैं। सादर नमस्कार। बहुत तलब थी और बड़ा इंतज़ार, देखो तो बाहर लाई है कैसी बाहर देखो तो। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच विशिष्ट विभूतियाँ अतिथि के रूप में पधारी हैं। मैं चाहती हूँ कि कार्यक्रम के प्रारंभ में ये जो सूना मंच है उसको हम समृद्ध करें। बुलाइए गेस्ट को। हाँ बुलाते थे नाम से, मंत्री जी को छोड़ के सबका नाम होता है। बुलाते थे। अच्छा। मंच पर आते। अच्छा, तो इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री अरुण कुमार जी, जो पूर्व सांसद रहे हैं। मैं आपको सहसम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमान शांतमनु जी साहब को, जो उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक
वितरण मंत्रालय के अपर सचिव हैं और पूर्व में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली के आप प्रबंध निदेशक भी रहे हैं। माननीय शांतमनु साहब, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करती हूँ NIOS के अध्यक्ष डॉक्टर सरोज शर्मा जी को कि कृपया मंच पर आसन ग्रहण करें। प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र साहब जो ICPR के सदस्य सचिव हैं, मैं उन्हें भी सादर आमंत्रित करती हूँ। सर्वेश कुमार साहब को भी मैं आमंत्रित करती हूँ। माननीय विधायक महोदय, हमें बहुत खुशी है कि आज के इस अवसर पर हमारे माननीय गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीमान अजय मिश्र साहब पधार चुके हैं और कुछ ही पलों में इस मंच को समृद्ध बनाएंगे। तो आ गए पाहुन, प्रतीक्षा आपकी थी। आज का दिवस जीवित हो चुका है। भीत पर लटके कैलेंडर हट गए हैं, सुख के उत्सव के पल टंग गए हैं और आपके आगमन से नव झंकार है। पलक पावड़ों की बिछी बंधनवार है और द्वार दहरी अंगना सब उजाला है। बंशी वाला हृदय आरती का श्रृंगार है। मैं सभी माननीय महानुभावों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। माननीय विधायक महोदय, मंच पर आसन ग्रहण करें। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व हिंदी परिषद, जिसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित है, विश्व के कई देशों में इसकी शाखाएं खुल चुकी हैं और जगह जगह इसके कार्यक्रम, गोष्ठियां, सेमिनार आयोजित होते रहते हैं। इसके महासचिव महोदय डॉक्टर विपिन कुमार साहब जो नालंदा से हैं, आपने 2 दशकों से पहले विश्व हिंदी परिषद की स्थापना इस उद्देश्य से की कि कोटि कोटि जनों में हिंदी का प्रचार प्रसार हो और हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा की ओर अग्रसर हो। और इसी प्रयास में पिछले कुछ सालों से विश्व हिंदी परिषद हमारे जो हिंदी दिवस के कार्यक्रम होते हैं उनको बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित करती रही है। आज का ये कार्यक्रम हमारे बहुत ही माननीय गृह मंत्री महोदय के सानिध्य में होना था, लेकिन क्योंकि महिला आरक्षण बिल आ चुका है, आप सब जानते हैं, उसकी वजह से, क्योंकि व्हिप आने की वजह से उनका आगमन नहीं हो सका। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में गृह मंत्रालय के माननीय मंत्री महोदय, गृह राज्य मंत्री महोदय अजय मिश्र साहब को यहाँ भेजा है और उनके आगमन के साथ ही हम आज के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ करेंगे। तो प्रार्थनाओं की तरह मैं ये काम करती हूँ। सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करती हूँ और मुझे ईश्वर ने ये खूबसूरत पल दिए हैं आज। मैं आज की सभा में सबसे पहले राम राम कहती हूँ। तो विश्व हिंदी परिषद बहुत सारी संस्थाओं में अग्रणी संस्था है और इसके देश विदेश में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें विशिष्ट हिंदी के न केवल प्रबुद्ध साहित्यकार, कवि, पत्रकार सभी शामिल होते हैं। और आज उसी क्रम में एक बहुत सुंदर आयोजन सम्मान समारोह का भी रखा गया है। माननीय शांतमनु साहब पधार चुके हैं। उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अपर सचिव महोदय, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और कुछ ही पलों में हमारा ये मंच समृद्ध होगा। हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्र साहब कुछ ही पलों में हमारे बीच होंगे। ये बहुत ही मनोरम बेला है कि राष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी, बहुत सारे साहित्यकार, पत्रकार इस समारोह को उत्सव बनाने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं उनका हृदय के कोटि कोटि उल्लास
राशि राशि प्रसन्नता के साथ स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सबके आगमन के बगैर आज का ये कार्यक्रम, ये जलसा, ये उत्सव असंभव था। मैं राष्ट्रीय समन्वयक होने के नाते डॉक्टर शकुंतला सरुपरिया, मैं उदयपुर नगरी से आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत ज़ोरदार करतल ध्वनि के साथ हम स्वागत करेंगे माननीय मंत्री महोदय, माननीय अजय मिश्र साहब का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सरोज शर्मा जी को मंच पर, NIOS की अध्यक्ष, प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र साहब जो ICPR के सदस्य सचिव हैं, और साथ ही हमारे कार्यक्रम के महत्वपूर्ण धुरी डॉक्टर विपिन कुमार जो मेज़बान भी हैं और संस्था के ओजस्वी संचालक भी हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच आज तक के संपादक महोदय माननीय श्री सुधीर चौधरी साहब को कि वो भी मंच पर आसन ग्रहण करें। कुछ ही पलों बाद उनका भी विश्व हिंदी परिषद की ओर से विशिष्ट अभिनंदन किया जाएगा। नहीं आप बढ़िए ना, आप आइए विराजे वहाँ है, बैठिए। ठीक। मैं सभी से विनम्र अनुरोध करती हूँ, कृपया व्यवस्था बनाए रखते हुए अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। तो स्वागत के गीत हैं फ़ज़ा के अंग अंग में, ये मन मलंग हो रहा खुशी की रंग तरंग में। उद्घाटन होने जा रहा है विश्व हिंदी परिषद के आज के इस राष्ट्रपति कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज की इस स्वर्णिम ऐतिहासिक बेला में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। सभी कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जो आज की शाकुंतल स्वर्णिम ऐतिहासिक बेला में हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिलाने के लिए कोटि कोटि जन में इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रतिबद्ध विश्व हिंदी परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में आप सभी महानुभावों का, विशिष्ट अतिथिगणों का मैं विश्व हिंदी परिषद की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी परिचित हैं कि चेतना और ओज के प्रेम और समर्पण के राष्ट्र कवि श्रीमान रामधारी सिंह दिनकर जी की 115वीं जयंती के शुभ अवसर पर ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हो रहा है, जिसके तहत अनेक कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से होने जाने हैं। मैं आज के इस अवसर पर हमारे सहकारिता व गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के प्रतिनिधि के रूप में आज के उद्घाटनकर्ता माननीय श्रीमान अजय मिश्र जी टेनी साहब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर आसीन हैं। भाजपा के एक ओजस्वी ऊर्जावान राजनेता जिन्होंने अपनी विलक्षण राजनीतिक यात्रा तय की है, आपका विशेष स्वागत, अभिनंदन करते हैं। तो इन्हीं पलों में हम स्वागत करना चाहते हैं। हमारे बीच हैं माननीय श्री शांतमनु साहब। IAS शांतमनु साहब नवंबर 2022 से IAS के रूप में आपने ग्रहण किया, कपड़ा मंत्रालय में उच्च अधिकारी के रूप में, और साथ ही आप उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर हैं और वित्तीय सलाहकार का दायित्व भी संभाल रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूं। आपकी आध्यात्म में भी बहुत रुचि रहती है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर सरोज पधारे हैं,
उनका भी स्वागत करना चाहूँगी। हमारे बीच कुछ ही पलों में हमारे बीच पधारेंगे प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र साहब, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, स्वागत करती हूँ। माननीय विधायक महोदय सर्वेश साहब यहाँ पर पधारे हुए हैं और हमारे डीएनए के कार्यक्रम से मशहूर और बहुत सारी ऊंची ऊंची खबरों के बारे में जिन्होंने काम किया है, माननीय श्री सुधीर चौधरी साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज तक के जरिए आज हम तक सारी खबरें पहुंचाते हैं और बहुत श्रेष्ठ समाचार प्रस्तुत हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और इन्हीं पलों में, क्योंकि स्वागत के शब्दों को हम अपने हृदय के अनुराग का चंदन लपेटना चाहते हैं, इस अवसर पर मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय विपिन कुमार साहब, डॉक्टर विपिन कुमार साहब, जो जैसा कि मैंने आपको परिचय दिया था कि विश्व हिंदी परिषद के संस्थापक महासचिव भी हैं और साथ ही लगातार इस तरह के बड़े बड़े कार्यक्रमों की धुरी बनते रहे हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूं कि वो आएं और आज के इस अवसर पर स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। नमस्कार। मंच पे उपस्थित भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी श्री शांतमनु जी, अपर सचिव उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय, आज तक के एडिटर श्री सुधीर चौधरी जी, NIS के अध्यक्ष प्रोफेसर सरोज शर्मा जी, गिरिडीह से सांसद राय साहब, सभा कक्ष में मौजूद बरौनी के MLC श्री सर्वेश कुमार जी, देश विदेश से आए हुए प्रतिभागीगण, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मॉरिशस से कल्पना लाल जी, नीदरलैंड से पुष्पिता अवस्थी जी, सिमी राठौर जी लंदन से, ऐसे कई अलग अलग देशों से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। भारत के, कृपया गप ना करें, भारत के हर एक राज्यों से, हर एक ज़िलों से, हर एक विश्वविद्यालयों से आए हुए प्रतिभागीगण आज इस राष्ट्रभाषा उत्सव के मौके पे आप सब लोगों के बीच मुझे काफ़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। यहाँ पे मौजूद हैं पंजाब केसरी के CMD डॉक्टर किरण चोपड़ा जी, मदर इंटरनेशनल अरबिंदो आश्रम की प्रतिनिधि पद्मश्री तारा दीदी जी, रामधारी सिंह दिनकर जी के पौत्र श्री अरविंद कुमार सिंह जी, ऐसे कई महान विभूतियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं क्षमा चाहूँगा। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का जयंती के अवसर पे हम लोग मौजूद हुए हैं जिनको लोग ओज और शौर्य का कवि के रूप में मानते हैं, कोई आग और राग के कवि के रूप में मानते हैं। मैं उनको शांति और क्रांति का कवि के रूप में स्वीकार करता हूँ। उनकी रचनाओं में शांति भी है और क्रांति भी है। एक ऐसे महानायक जिनको राष्ट्र कवि के रूप में लोग जानते हैं, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की 115वीं जयंती पे हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं। आप सब लोगों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस मंच से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रयान की सफलता मिली, जिस तरीके से G20 की सफलता मिली, इसके लिए उनको जितना साधुवाद दिया जाए, जितना धन्यवाद दिया जाए, कम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से हिंदी भाषा जो राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, मातृभाषा के रूप में काफ़ी उसकी प्रगति हो रही है। देश विदेश में काफ़ी स्वीकारा जा रहा है और आज हिंदी की स्थिति है कि विदेशों में भी इसके बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। पूरे विश्व में हिंदी भाषा की आज दूसरा स्थान है और हम सब लोगों की एक परिकल्पना है, विश्व हिंदी परिषद की एक परिकल्पना है कि हिंदी भाषा को विश्व भाषा के रूप में स्थापित कर रहा है। क्योंकि
ये केवल राष्ट्रभाषा नहीं, ये विश्व भाषा बने, ऐसी योजना है। और 2035 में, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम होगा कि 2018 में जिस तरीके से लॉर्ड मैकाले ने हम लोगों पे अंग्रेजी भाषा को थोपा गया था, तो 2035 जो 200 वर्ष पूरा होने को है, और ये संकल्प के साथ विश्व हिंदी परिषद के पूरे लोग उसमें लगे हुए हैं कि 2035 तक कैसे ये विश्व भाषा का रूप ले। काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है, आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए, क्योंकि भारत सरकार के माननीय मंत्री, गृह राज्य मंत्री जी जो राजभाषा के भी इनके मार्गदर्शन में राजभाषा का भी विभाग काम करता है, यहाँ मौजूद हैं। तो आप और आपके नेतृत्व में हम सब लोग फिजी गए थे। फिजी में बहुत बढ़िया आयोजन हुआ था, और हवाई जहाज़ पे भी सब लोगों को कोई असुविधा ना हो, आप इसका ख्याल रखते थे। सब लोगों से मिलना, सब लोगों से बातें करना, है ना, ये काफ़ी मिलनसार स्वभाव के हैं। और फिजी में इन्होंने बहुत सफलतापूर्वक आयोजन करवाया, तो इसके लिए आपको जितना धन्यवाद दिया जाए, साधुवाद दिया जाए, कम होगा। क्योंकि आप सब लोगों को बता दूं कि यहाँ पे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को आना था, तो पूरी तैयारी थी, है ना, लेकिन किसी कारणवश चूँकि आज संसद की व्यस्तता है, इस कारण नहीं आ पाए। और माननीय गृह मंत्री जी का जब से उन्होंने पदभार संभाला है गृह मंत्रालय का, तब से उन्होंने एक राजभाषा उत्सव के रूप में, है ना, हर एक वर्ष, जैसे पिछले बार सूरत में हुआ था, इस बार पुणे में हुआ, 10,000 की संख्या में लोग वहाँ जाते हैं और काफ़ी गहन चर्चा होती है कैसे हिंदी भाषा को ताकत दिया जा सके। और माननीय गृह मंत्री जी का इसमें बहुत प्रयास रहता है। तो इस मंच से मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। और विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को धन्यवाद दूंगा, इसलिए कि वो उनकी अपनी अनुपस्थिति में अपने प्रतिनिधि के तौर पे माननीय गृह राज्य मंत्री जी को भेजा है, क्योंकि आज आपने उपस्थिति दी, इसके लिए आपका मैं साधुवाद, आभार। फिजी में भी क्योंकि जिस तरीके से जो वक्ता के रूप में मैं गया था, पहले मैं मॉरिशस जिसमें मैं डेलीगेशन में था, तो फिजी में भी मैंने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह की पंक्तियों को मैं दोहराया था, क्योंकि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह जी काफ़ी आज के समय में काफ़ी प्रासंगिक हैं। जिस तरीके से आज मानवता का क्षरण हो रहा है, जाति धर्म से ऊपर उठ करके कैसे एक मानव दूसरे मनुष्य को पहचाने, कैसे स्वीकार करे, कैसे एक दूसरे से संबंध हो, इसका संदेश उन्होंने अपनी रचनाओं में दिया है। आज आप देख रहे हैं कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर काफ़ी समाज में, है ना, समाज बटा हुआ है, और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह जी सबको एक सूत्र में जोड़ना चाहते हैं। इसको लेकर के मैंने फिजी में भी उनकी पंक्तियां जो कुरुक्षेत्र में है उसको मैंने दोहराया था। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, है ना, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान, मानव है वही, है ना। और मैं इन पंक्तियों को दोहराया था तो उस समय हमारे दक्षिण भारतीय मित्र राजरत्नम, प्रोफेसर राजरत्नम जी मौजूद हैं, यहाँ मौजूद हैं, और प्रोफेसर जंग बहादुर पांडे जी भी मौजूद हैं। तो वहाँ के लोगों ने काफ़ी स्वीकार किया था कि ऐसे राष्ट्रकवि दिनकर जी का जन्म जो भारत में और बिहार में हुआ, जिनकी रचनाओं में एक वैश्विक परिकल्पना थी, मानवता को संदेश देने का उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, लोगों को जोड़ने का काफ़ी प्रयास किया। ऐसे राष्ट्रकवि पे हम सब लोगों को काफ़ी फ़ख्र है कि अपने रचनाओं से मनुष्यता को, है ना, जीवंत बना दे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और साहित्य का क्या महत्व है, साहित्य का चरण होता है तो समाज की हर एक व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। उन दिनों जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जी, जब दिनकर जी अपने किसी कार्यक्रम से, नेहरू जी और दिनकर जी किसी कार्यक्रम से वो वापस लौट रहे थे, तो नेहरू जी का पैर लड़खड़ा गया था। उन दिनों नेहरू जी ने कहा, जब दिनकर जी ने उनको संभाला, तो नेहरू जी ने कहा कि अच्छा हुआ दिनकर जी आपने मेरा पैर संभाल लिया, नहीं तो मैं गिर ही जाता। तो दिनकर जी ने, राष्ट्रकवि दिनकर जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि जब जब देश की राजनीति लड़खड़ाएगी, साहित्य उसको संभालेगा।
आज बहुत सुखद संयोग है क्योंकि विश्व हिंदी परिषद श्री अरविंद के 150वीं जयंती को डेडिकेट किया है, इसके अंदर कार्यक्रम को समर्पित किया है। ऐसे जितने भी कार्यक्रम हुए श्री अरविंद जी की 150वीं जयंती पे समर्पित। और जब मैं पद्मश्री तारा दीदी से मिलने गया तो उन्होंने कहा कि श्री अरविंद ये राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी इस आश्रम में आते थे। और उसके बाद उनके पौत्र अरविंद जी से बातचीत हुई तो अरविंद जी ने कहा कि मेरा नाम ही श्री अरविंद के नाम पे पड़ा है। उन दिनों बाबा पांडिचेरी गए थे और पांडिचेरी में रहते थे और मेरा जन्म हुआ था। तो एक सुखद संयोग है कि विश्व हिंदी परिषद एक साथ दो देश के महानायकों का आज ये कार्यक्रम को समर्पित किया है। तो जब भी विघ्न आती है, बाधा आती है, तो उसको दूर करने के लिए जो दिनकर जी की रचनाओं से जो ताकत मिलता है ना, तो आज के युवाओं को मैं ये बताना चाहूँगा रश्मि रथी की पंक्तियों को कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रेरणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया। आज के युवाओं को मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि विघ्न में भी कैसे आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आप राष्ट्रकवि की पंक्तियों को आप दोहराएंगे, याद रखेंगे, तो आपको आपके जीवन में, आपके मन मस्तिष्क में ताकत का संचार होगा। तो बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पे हमारे बीच सुधीर चौधरी जी मौजूद हैं, आज तक के एडिटर, क्योंकि इस अवसर पे राष्ट्रभाषा को संवर्धन के लिए, राष्ट्रभाषा को, हिंदी को ताकत देने के लिए हम सब हर एक वर्ष कुछ लोगों को सम्मानित करते हैं। तो इस वर्ष भी कुछ साहित्यकारों को, पत्रकारों को सम्मानित किया जाना है। और इसी कड़ी में मैंने सुधीर चौधरी जी को आमंत्रित किया है, इनसे निवेदन किया, अनुरोध किया कि आप आएँ इस कार्यक्रम में। तो आप यहाँ मौजूद हैं। किरण चोपड़ा जी से मैंने अनुरोध किया, वो भी मौजूद हैं। ऐसे भारतवर्ष के कई जो प्रमुख चैनल हैं, अखबार हैं, उनके संपादकगण यहाँ पे मौजूद हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, आभार। प्रोफेसर सरोज शर्मा जी फिल्म से आई हैं और जब भी हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं, हिंदी के प्रति काफ़ी लगाव है और अपने यहाँ भी कार्यक्रम करके इन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। तो हिंदी भाषा को कैसे ताकत मिले, ऐसा आपका समर्पित प्रयास रहता है। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। ऑर्डर में कर दीजिए। तो अभी स्वागत उद्बोधन दे रहे थे डॉक्टर विपिन कुमार साहब, महासचिव विश्व हिंदी परिषद। तो जब जब जुड़े हैं मन के सूत्र, स्नेह सिक्त संबंध हुए, स्वागत की सुंदर भाषा में मीरा जैसे छंद हुए। बहुत ही समय की सीमा है, इसलिए श्रीमान ने बहुत संक्षिप्त में स्वागत भाषण दिया है और क्योंकि अगला सत्र व्यवस्था के कारण थोड़ा सा जल्दी होना है, तो मैं इसी क्रम में हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए एक सुंदर शॉल और उसके साथ स्मृति चिन्ह के साथ उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले मंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री महोदय श्रीमान अजय मिश्र के स्वागत के लिए डॉक्टर विपिन कुमार साहब से निवेदन करती हूँ कि उन्हें शॉल पहनाएं और पवित्र पावन तुलसी का पौधा जो अरविंदो आश्रम से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय डॉक्टर सरोज शर्मा जी के स्वागत के लिए श्रीमती मंजूषा रंजन जी को, वो आए। स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मंजूषा रंजन जी आए और हमारी आज की अतिथि डॉक्टर सरोज शर्मा जी का स्वागत करें। डॉक्टर सरोज
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नोएडा की श्रेष्ठ प्रशासनिक विभूति, एक विदुषी अध्यक्ष हैं, उच्च शिक्षित विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सरोज की रुचि विद्यालय और शिक्षण शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण पद्धतियों में नवाचार, जीवन कौशल और मूल्य शिक्षा में प्राचीन भारतीय विज्ञान के महत्व को समझने और समझाने में है। और अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ सरोज जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो स्वागत का क्रम हम आगे भी जारी रखेंगे। हमारे अन्य अतिथि भी मंच पर पधारे हुए हैं। इन्हीं पलों में हमें बहुत प्रसन्नता है, जैसा कि मैंने कहा कि व्यस्तता के बावजूद माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय श्रीमान अजय मिश्र साहब पधारे हैं। मंजूषा रंजन जी अपनी पुस्तक स्वर्णिम भारत प्राण जगत के जो राष्ट्रवादी रचनाओं से भरपूर है और बड़े ओजस्वी स्वरों में आप कविता पाठ करती हैं। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय में वर्तमान में राज्य मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश के खीरी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि माननीय अजय मिश्र टेनी साहब एक ऐसे प्रखर और ऊर्जावान नेता हैं जिनकी अपनी राजनीतिक पार्टी भाजपा में गहरी पैठ है। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कृपया पधारें और उद्घाटनकर्ता के रूप में अपना मंगल उद्बोधन प्रदान करें। माननीय मंत्री। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के 115वीं जयंती के अवसर पर विश्व हिंदी परिषद के द्वारा आयोजित इस विश्व हिंदी सम्मेलन में मेरे साथ उपस्थित पूर्व सांसद श्री अरुण कुमार जी, पूर्व सांसद श्री रविंद्र राय जी, पूर्व विधान परिषद के सदस्य श्री सर्वेश कुमार जी, इस कार्यक्रम के माननीय संयोजक श्री विपिन कुमार जी, आदरणीय सीपी ठाकुर साहब के बड़े पुत्र और हमारे साथी राज्यसभा में हैं विवेक ठाकुर जी, उनके बड़े भाई आदरणीय श्री दीपक ठाकुर जी, कार्यक्रम में उपस्थित पद्मश्री तारा दीदी जी, हमारे जी न्यूज़ से जिनकी बहुत अच्छी पहले पहचान रही पूरे देश में और अब आज तक में है, ऐसे बहुत ही प्रख्यात योग्य और क्षमतावान पत्रकार श्री सुधीर चौधरी जी, अरविंद कुमार सिंह जी, कार्यक्रम का संचालन कर रही आदरणीय शकुंतला जी, कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, निश्चित रूप से इस सम्मेलन का संयोजन विपिन जी ने और दीपक जी ने बहुत ही अच्छे तरह से किया है। आज और कल 2 दिनों में बहुत सारे विषयों पर जो हमारे देश में और विश्व में हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए और भारतीय भाषाओं के उत्थान के लिए, भारत की संस्कृति और परंपरा के लिए बहुत सारी रेखाएं खींचेंगे। इसके लिए मैं विश्व हिंदी परिषद के इन दोनों पदाधिकारियों के साथ साथ उनकी टीम में लगे हुए सभी लोग जो इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना योगदान कर रहे हैं, उन सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हिंदी के लिए उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया, राजभाषा विभाग मेरे पास है, इस कारण मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। अभी उन्होंने जिक्र किया 2 महापुरुषों का, श्री महर्षि अरविंद जी का और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का। वास्तव में ये दोनों महापुरुष ऐसे थे जिन्होंने हमारे देश को ही नहीं, भारत को ही नहीं, अपनी प्रतिभा से, अपनी योग्यता से, अपने विजन से
इन्होंने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। रामधारी सिंह दिनकर जी के विषय में अभी विपिन जी बता रहे थे कि उन्होंने उनको किस रूप में स्वीकार किया है। आपने शायद बताया क्या, शांति और क्रांति। शांति और क्रांति के कवि के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन मैं उनकी भावना का सम्मान करते हुए अपनी बात को भी कहना चाहता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर वो साहित्यकार थे जिनको सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। वो समय के कवि थे। समसामयिक जो भी विषय होता था उस विषय पर वो प्रखरता के साथ न केवल रचनाएं करते थे बल्कि खुले मन से अपने विचारों को प्रकट करते थे। वो सरकार के करीब थे लेकिन लोगों में भी बहुत लोकप्रिय थे, और इसलिए थे क्योंकि सरकार में रहते हुए भी वो सरकार की आलोचना करने में हिचकिचाते नहीं थे। अगर उनकी पूरी रचनाओं को आप देखेंगे, गद्य पद्य से लेकर के निबंध समीक्षा, क्या ऐसा है जो उन्होंने लिखा नहीं? सब कुछ लिखा है और समय समय पर लिखा है। जब हम लोग देखते हैं आज़ादी से पहले रेणुका और हुंकार जैसे उनके जो काव्य आए, उसमें जहाँ राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय चेतना की बात थी, देश को स्वतंत्र कराने की अकुलाहट थी, वहीं अगर आप रश्मि रथ और कुरुक्षेत्र को देखेंगे तो आपको लगेगा कि विचार और चिंतन को किसी व्यक्ति और साहित्य के माध्यम से कहाँ तक ले जाया जा सकता है। वो विचार और चिंतन के काव्य थे। अगर हम भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय के बारे में बात करेंगे तो आपको लगेगा कि वो इतिहास में भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के ज्ञान को ढूंढ रहे थे। उर्वशी की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो श्रृंगार के कवि हैं, प्रेम और भाव के कवि हैं, अध्यात्म के कवि हैं। और परशुराम की प्रतीक्षा की अगर आप बात करोगे तो चीन युद्ध से में जो हार हुई थी उसको लेकर के उनका विद्रोह छलक रहा। तो ऐसे कवि और रचनाकार थे जिनको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। वो समय के साथ चलने वाले और समय के अनुसार क्या चीज जरूरी है, किन चीजों की चर्चा होनी चाहिए, किन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, ऐसी हर चीज पर उनकी नजर थी। और निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने इस देश की सीमाओं की चर्चा भी की है, आमतौर पर जो राजनीतिक दृष्टिकोण होता है उसमें हम किसी भी देश की सीमाओं को उसकी भौगोलिक सीमाओं से नापते हैं, भौगोलिक या प्राकृतिक। लेकिन उन्होंने कहा था कि राष्ट्र की सीमा भौगोलिक और प्राकृतिक सीमाओं से बढ़कर के साहित्य, भाषा और संस्कार की होती है। और इस देश पर चाहे जितने आक्रमण हुए हों, 798 के बाद लगातार इस देश को आक्रमणकारियों ने अपना निशाना बनाया, लेकिन भारत की संस्कृति पर चोट नहीं हुई थी। भारत का साहित्य समृद्ध होता गया, संस्कृति समृद्ध होती गई, हमारी परंपराएं समृद्ध होती गई। लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य था कि एक समय ऐसा आया जब अंग्रेज यहां आए थे, ब्रिटिश यहां आए, उस समय उनकी कोई भाषा नीति नहीं थी। उन्होंने केवल अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए अंग्रेजी भाषा या उस दौरान जो फारसी, उर्दू ऐसी भाषाएं बोली जाती थी या टूटी फूटी हिंदी, कामकाज के लिए उन्होंने उसका सहारा लिया था। लेकिन जब धीरे धीरे इस देश में स्वतंत्रता के आंदोलन प्रारंभ हो गए
तो अंग्रेजों ने अपने कामकाज के लिए अंग्रेजी का बीजारोपण हमारे देश में कर दिया। जैसे अभी विपिन जी ने जिक्र किया था लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का, उस शिक्षा नीति का उद्देश्य ही यही था कि हमारे देश में अंग्रेजी का बीज बो दिया जाए। और उसी समय एक परिवर्तन आया। हमारे देश में स्वतंत्रता का संगठित आंदोलन जब 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ तो हमारे देश के नेताओं ने लगातार इस बात की चर्चा की और इसका उन्होंने समाधान भी ये ढूंढा कि हमारा देश अनेक भाषाओं का देश है, तो कौन सी ऐसी भाषा है जो स्वतंत्रता के आंदोलन में समन्वय का काम कर सकती है। और हमारे ज़्यादातर ऐसे नेता जो अहिंदी भाषी क्षेत्रों से आते थे, वो गांधी जी हो, लोकमान्य तिलक हो, श्री राजगोपालाचारी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सबको ये लगा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से स्वतंत्रता के आंदोलन में हम अपनी हर बात को देश तक पहुंचा सकते हैं, देश के एक एक नागरिक तक पहुंचा सकते हैं। और उस दृष्टि से हमारे देश में वो काम करना प्रारंभ हुआ। लेकिन उसी दौरान अंग्रेजों को ऐसे लगने लगा कि ये हिंदी भाषा अगर ताकतवर होती जाएगी तो स्वतंत्रता आंदोलन सशक्त होगा ही, उसके साथ साथ उनकी मंशा ठीक नहीं थी। आजादी के बाद भी ये इस देश को सफल होते हुए नहीं देखना चाहते। उन्होंने उसी समय में हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच में भेद हो उसका भी बीजारोपण किया। हिंदी के सामने उर्दू को खड़ा कर दिया और साथ ही साथ हमारी जो दूसरी भारतीय भाषाएं थी, हमारे साहित्य में, हमारे संस्कारों में, हमारी परंपराओं में कोई अंतर नहीं। भारत की सभी भाषाओं में जो साहित्य रचना हुई वो सर्वश्रेष्ठ रचना है। लेकिन उन लोगों ने इस तरह से उसको करना प्रारंभ किया कि मानो ये एक ताकत बन सकती है। वो पहले से जानते थे कि केवल भौगोलिक सीमाओं से देश नहीं बनता, देश के लिए संस्कार, देश के लिए साहित्य, देश के लिए भाषा एक बड़ी ताकत होती। और उसी के कारण उन्होंने जब ये प्रारंभ किया तो हमारे बहुत सारे हिंदी के विद्वान यहाँ पे बैठे, उनको ये भी जानकारी होगी कि उसी दौरान महात्मा गांधी जी को ये लगा तो उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में इस देश की हिंदी प्रचार के लिए सभाएं बनाना प्रारंभ किया। आज भी हम देखते हैं दक्षिण भारतीय हमारी हिंदी प्रचार सभा 1918 में गांधी जी ने बनाई। ऐसे अनेकों संस्थानों को बनाया गया इसलिए कि हम अंग्रेजों का भाषाई मुकाबला भी कर सके। लेकिन उन्होंने बीजारोपण कर दिया और ये इस देश का दुर्भाग्य कि हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद जो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर बीजारोपण किया था, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं चूंकि एक राजनीतिक दल से जुड़ा हूं, आपको लग सकता है कि मैं आलोचना कर रहा हूं। वो आपकी उधर आपकी समझ जाए ऐसा आप सोचे, उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं तथ्यों पर और पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन ये सच है कि दुर्भाग्य से उस समय एक ऐसी सरकार इस देश में आई जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो बीजारोपण किया गया था उसको वट वृक्ष बनाने का काम किया है। उसी का दुष्परिणाम है कि आज तक हमारे विश्व हिंदी परिषद जैसे आंदोलन जो है, इनको भी आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। इनको लगता है संघर्ष हो रहा है, ये वास्तव में सही है। भारत के संविधान में मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता, आप सब जानते होंगे। अनुच्छेद 343 में जिस तरह से कहा गया कि हिंदी को हम राजभाषा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसी का दूसरा क्लाज ये था कि हिंदी को हमने राजभाषा मान लिया, लिपि को देवनागरी मान लिया, लेकिन अभी अगले 15 वर्ष तक अंग्रेजी वैसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही थी। क्या जरूरत थी? ये नहीं कह सकते थे हिंदी या भारतीय भाषाएं चलेंगी।
कह सकते, उसी समय परिवर्तन आ जाता। और उस पर भी बड़ी बात यह हुई कि अनुच्छेद 120 जिसमें संसद की भाषा तय करनी थी कि संसद की भाषा कौन सी रहेगी, अनुच्छेद 120 में कहा कि संसद की भाषा हिंदी या अंग्रेजी रहेगी। भाई क्यों नहीं कह सकते थे? उस समय अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी जानने वाले 1% से भी कम लोग थे इस देश में। 1947 में केवल अंग्रेजी भाषा जानते हो ऐसे 1% से भी कम लोग थे। वो सदन में आते, हिंदी में बोलते, हिंदी में नहीं बोलते, अपनी भाषा में बोले। तमिल, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, गुजराती सब हमारी है, हमारी भाषा में क्यों नहीं बोलेंगे? लेकिन उस समय ये जोड़ा गया। और उसके साथ साथ बड़ी बात यह हो गई कि अनुच्छेद 210 में जिसमें विधानमंडलों की भाषा तय करनी थी, उसमें भी कह दिया गया कि भारतीय भाषा मतलब जो उनकी उस प्रदेश की भाषा हो, या हिंदी या अंग्रेजी। या अंग्रेजी लिखने की क्या जरूरत, उतना फालतू तो लिखा, फालतू लिखा। जब उसी प्रदेश में आप जा रहे हो, उस प्रदेश की भाषा तो लोग जानते, लिखना भी कम पड़ता और आज आपका काम भी आसान हो गया होता। लेकिन उन्होंने जोड़ा और उसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी में पत्राचार प्रदेशों से प्रारंभ हुआ और उसका परिणाम यह रहा कि हिंदी और हमारी दूसरी भारतीय भाषाओं के बीच में जो समन्वय बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। राष्ट्रीय भाषा व्यवहार जो होना चाहिए था वो नहीं बन पाया। और हद तो तब हो गई जब 15 साल पूरे होने से पहले ही राजभाषा अधिनियम 1963 लाया गया और उस अधिनियम में यह प्रावधान कर दिया गया कि अभी अंग्रेजी जिस तरह से चल रही थी आगे भी वैसे ही चलती रहेगी। 15 साल की सीमा को खत्म किया जा रहा है। और उसके साथ साथ उन्होंने उसमें धारा 351 जोड़ी थी। 3.5 में उन्होंने कहा कि अंग्रेजी इस देश से तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ऐसे प्रदेश जिन्होंने राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनी प्रदेश की भाषा नहीं माना है या नहीं है, वो ये प्रस्ताव नहीं कर देते कि अब अंग्रेजी को हटा दिया जाए। उसके बाद वो सारे प्रदेश करें, उसके बाद सदन के दोनों, हमारे जो पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें भी वो पूरे बहुमत से पास हो, उसके बाद ही अंग्रेजी हटाई जाएगी। अभी हम लोग राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जिक्र कर रहे हैं। अभी आपने अपने हिसाब से बताया, मैंने अपने हिसाब से बताया, दोनों लोग सही हैं। विपिन जी ज़्यादा सही हैं मुझसे, मैं उतना सही नहीं हूँ, मैं लेकिन अपने विचारों को कह रहा हूँ। उस समय रामधारी सिंह दिनकर जी ने, मेरे ख्याल में 20 जून 1962 की बात है, सदन में राज्यसभा में बोलते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी उस समय सदन में उपस्थित थे, रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि हिंदी की जब बात होती है तो हमारे जो राजनीतिक हैं, राजनेता हैं, ये हिंदी का विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। और उससे जो अगला वाक्य था जो उन्होंने बोला था, वो वास्तव में उनकी ताकत, उनकी समझ, उनकी योग्यता और उनकी समस्याओं के समाधान की दृष्टि को दर्शाता है। उन्होंने कहा था कि मुझको लगता है कि ये प्रेरणा इनको प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलती है। ये राज्यसभा के भाषण में है। और राजभाषा अधिनियम 1963 पर जब चर्चा हो रही थी, उस समय गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तब रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपना उद्बोधन देते हुए कहा था कि शास्त्री जी,
ये 15 साल का असीमित समय, आप 15 साल का आपने सीमा रखी थी, अब आप असीमित समय के लिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये आपका सीमित काल कहीं अनंत काल ना हो जाए। ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने राजभाषा अधिनियम का विरोध करते हुए 1963 में राज्यसभा में कहा था। लेकिन उस समय किसी ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। उस समय की राजनीति इस तरह से प्रभावित हो रही थी। छुटपुट प्रयासों के अलावा हम सब उसी बंधी बंधाई व्यवस्था में, जिसको आप कह सकते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं तो कांग्रेस की सरकार का नहीं आलोचना कर रहा हूं, मैं उस सरकार की आलोचना कर रहा हूं जिसने ऐसे कदमों को उठाया था जिससे हमारी भाषाई संस्कृति को नुकसान पहुंचा है। और उस समय एक बहुत बड़ी और गलती हुई जब भाषा की दृष्टि से राज्यों का गठन किया गया। जब भाषा की दृष्टि से राज्यों का गठन हुआ, उस समय राजनीति में भाषा प्रवेश कर गई, धर्म और जाति की तरह भाषा आ गई। और आज भी एक दो दल ऐसे हैं, एक दो नेता ऐसे हैं जो भाषा की ही राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में भाषा को भी अस्त्र की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। छुटपुट प्रयास होते रहेंगे, लेकिन उसका पूरा परिणाम आए ये नहीं आ पाया। हम कह सकते हैं पिछले 9.5 वर्ष से अधिक का समय जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार ऐसी कोशिश की है कि हम हिंदी के साथ साथ भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने का काम करें। और मैं समझता हूं कि उनके प्रयासों की सराहना जरूर करनी चाहिए। और केवल उन्होंने प्रयास ही नहीं किए, उन्होंने विश्व के प्रत्येक मंच पर, राष्ट्र में जहां कहीं भी महत्वपूर्ण हुआ, संसद से लेकर के दूसरे मंचों तक, हर जगह पर हिंदी में अपने भाषण दिए। जहां जरूरत हुई उन्होंने भारतीय भाषाओं का भी प्रयोग किया है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी, जो हमारी क्षेत्रीय बैठकें होती हैं उसमें हमारे अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं, वो कहते हैं आप अपनी भाषा में बोलिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी के साथ साथ सारी भारतीय भाषाएं हमारी हैं, उसी में हमारा इतिहास छिपा है, उसी में हमारी संस्कृति और संस्कार छुपे हैं, उसमें हमारी परंपराएं छिपी हैं। वो आएंगी तो इस राष्ट्र के साथ साथ विश्व के कल्याण में भी अपना योगदान करेंगी। उस दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, गृह मंत्री जी की लगातार कोशिशें हैं। अभी हमारे मुख्य न्यायाधीशों का एक सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्या हम न्याय की भाषा भारतीय भाषाओं को बना सकते हैं। न्यायाधीशों ने सहमति व्यक्त की और मैं ये बता करके आपको बड़ी खुशी हो रही है कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई है जो ये समीक्षा करेगी, इसका अध्ययन करेगी कि कैसे हम विधि की शिक्षा को क्षेत्रीय और भाषाओं और हिंदी में दे सकें। अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी जो हमारी क्लैट की टेस्ट होते हैं, जिसमें कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, क्लैट कहते हैं उसको, वो सभी क्षेत्रीय भाषाओं में हो, इस पर बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सहमति दे दी है। साथ ही साथ यह भी सहमति दी है कि विधि शिक्षा देने वाले संस्थान जिस भी भाषा में चाहें उस भाषा में वो पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से आज हमारे देश में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हमने 10 भाषाओं में प्रारंभ कर दी है। 10 भाषाओं में पढ़ाई प्रारंभ हो गई है। विश्वविद्यालय के स्तर पर हमारी 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में हम पाठ्यक्रम भी ला रहे हैं और बहुत जल्दी 22 की 22 भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर पर
हम अध्ययन भी पढ़ाई भी प्रारंभ कर देंगे। लेकिन इस सबसे जरूरी जो चीज थी, जो लॉर्ड मैकाले का जिक्र हुआ, जो यहाँ बीज बो गए थे, उस बीज को उखाड़ने का, उस पेड़ को उखाड़ने का समय है और उसके लिए जरूरी था कि नई शिक्षा नीति लाई जाए। हम सब जानते हैं जो हमारी राजभाषा की नीति होती है कि हमारे जो केंद्रीय कार्यालय हैं उसमें हिंदी का प्रयोग हो, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, ये बहुत सारी कवायद होती है। लेकिन उस सब का रिजल्ट क्या निकलता है? अलग अलग जो लोग आते हैं वो सोचते हैं हिंदी नहीं आती है, बस खाली हमको उतना परसेंट काम दिखाना है, तो छुटपुट हिंदी सीख लेते हैं या ऐसे हिंदी में कागज वागज भर के कह देते हैं इतना परसेंट हो गया। उसका कारण ये था कि हमारी प्राथमिक शिक्षा में हिंदी और भारतीय भाषाओं की उपेक्षा हो रही थी, और जब बड़ी क्लास में पहुंच जाते थे या सर्विस में पहुंच जाते थे तब फिर भाषा सीखना बहुत कठिन होता। और उसका परिणाम ये था कि इतने सालों के बाद भी हम वहां नहीं पहुंच पा रहे थे। हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें बहुत सारे बदलाव हैं, उन पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है वो ये है कि प्राथमिक शिक्षा हम मातृभाषा में देंगे और उसके साथ साथ प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 2 और भाषाएं सीखनी होंगी, जिसमें एक भाषा भारतीय होना जरूरी होगा। हमारा भाषाओं का समन्वय इस माध्यम से होगा। और ये जो भाषा की राजनीति कर रहे हैं उनको जरूर इस नई शिक्षा नीति से धक्का लगेगा, लेकिन इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे गृह मंत्री जी ने जो खाका हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खींचा है, उसकी उपयोगिता बनी रहे, उसके लिए सहायक जो भी चीजें हैं उस पर भी हम बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। हमने जितने मंत्रालय हैं सबकी सलाहकार समितियों के साथ साथ अपने देश में 528 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाई हैं जो निरंतर इन कामों को कर रही हैं। पूरी दुनिया का विश्व हिंदी सचिवालय, मॉरिशस से भी हमारे अतिथि आए, उनको जानकारी होगी। विश्व हिंदी सचिवालय भारत और मॉरिशस की सरकार के सहयोग से हम मॉरिशस में चला रहे हैं, जो पूरी दुनिया में हिंदी किस तरह से बढ़ रही है, हिंदी के क्या प्रयोग हो रहे हैं, हिंदी की क्या उपयोगिता है, उसकी समीक्षा निरंतर करती है। और उसके आधार पर हम प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम भी जारी करते हैं। इसके अलावा अभी जैसे किसी ने, आप ही मेरे ख्याल में केवल बोले हैं, तो आप ही ने किया होगा, सूरत और अभी आपने जिक्र किया पुणे के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का। इससे पहले वाराणसी में हमने किया था अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, और ये अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन इस देश में पहली बार हुआ था। 75 साल के बाद। आप कहेंगे, आपको लग सकता है राजनीतिक बात हो, लेकिन क्या 75 साल तक इस देश में अखिल भारतीय राजभाषा का सम्मेलन, जो राजभाषा की जो हमारी नीति है उसके अनुसार प्रतिवर्ष होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, तो उसके लिए कोई दोषी है कि नहीं है? पहला राजभाषा का सम्मेलन 2021 में इस देश में हुआ। ये देश में उस समय जो सरकारें थीं 1947 में, उनके कारण हम इस स्थिति तक पहुंचे। वो हम सम्मेलनों को कर रहे हैं, क्षेत्रीय सम्मेलन कर रहे हैं। वहीं पर हिंदी भाषा और भारतीय भाषाओं का काम सरल हो, उसके लिए बहुत सारे ट्रांसलेशन ऐप आपके सामने हैं, लेकिन उन सब का जिक्र ना करते हुए जो अभी हम नवीनतम लाए हैं, हमने कंठस्थ 1, कंठस्थ 2 को भी अभी हम लोगों ने सूरत के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में जारी किया था। और फिजी में हमारे विपिन जी गए थे, तो फिजी में हमने उसका मोबाइल ऐप जारी किया था कंठस्थ का। और अभी ये जो हमारा पुणे में हुआ है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, उसमें हमने ई ऑफिस से कंठस्थ को जोड़ दिया है, और आज 50 लाख से ज़्यादा वाक्य कंठस्थ के हमारे संस्करण में। हमारे गृह मंत्री जी ने भारतीय भाषाओं और हिंदी को लेकर के
हिंदी शब्द सिंधु संग्रह बनाया है, शब्दकोश बनाया है, जिसका उद्घाटन पिछले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में हमने किया था। तब 51,000 शब्द उसमें थे। हमने उसमें विधि, पत्रकारिता, फिल्म, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, ऐसे सभी क्षेत्रों के ऐसे शब्दों को जो हमारे यहाँ प्रचलन में बहुत हैं, उन सारे शब्दों को हमने शामिल किया है। और आज जो हमने हिंदी शब्द सिंधु का दूसरा संस्करण जारी किया, ये संस्करण पूरी तरह से डिजिटल है, आपके मोबाइल पर उपलब्ध है। इस संस्करण में 3,51,000 शब्द हो गए। एक साल में हमने 3 लाख नए शब्दों को जोड़ा है। साथ ही साथ जो नराकाश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नराकाश का सारी रिपोर्ट अब ऑनलाइन है, कोई भी किसी समय देख सकता है। डाटा सेंटर हम बना रहे हैं। इस तरह से निरंतर परिवर्तन आए। लीला ऐप है, लगातार हमारी हिंदी और भारतीय भाषाएं आगे बढ़े, उसके लिए हमारे गृह मंत्रालय माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रहा है। और इतना ही नहीं, हम आने वाली चुनौतियों के प्रति भी सजग हैं। आने वाले समय में जो चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं, उनके विषय में भी गृह मंत्री जी कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि हमको अपनी विरासत का सम्मान करना चाहिए और गुलामी के चिन्हों को खत्म करना चाहिए। हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी भाषाओं का सम्मान करें, तभी ये संभव है। तो गृह मंत्री जी का ऐसे सोच है कि आने वाले समय में हम अपने देश के सभी प्रदेशों के साथ जो पत्राचार करेंगे वो उनकी भाषा में करेंगे। जो समय आने वाला है, हम तमिलनाडु में तमिल भाषा में पत्राचार करेंगे। दिल्ली से पत्र तमिल में जाएगा, उनका पत्र आएगा तो तमिल में हम उत्तर देंगे। आंध्र प्रदेश का तेलुगु में आएगा तो तेलुगु में देंगे। ये हमारे गृह मंत्री जी का संकल्प है कि अगर हमको अपनी विरासत, अपनी गरिमा को प्राप्त करना है और गुलामी के चिन्हों को मिटाना है, तो भाषाओं के सम्मान के साथ साथ उन्होंने जो चीज़ें तय की हैं वो ये है कि हम आने वाले समय में प्रत्येक प्रदेश के साथ उसकी भाषा में पत्राचार करेंगे। और उसके लिए हम यूनिवर्सल ट्रांसलेशन ऐप बना रहे हैं, जिसमें हमारे देश की सभी ऐसी भाषाएं, 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में हैं, उन सब का ट्रांसलेशन आप एक जगह पर बैठे बैठे कर लेंगे। आपका तेलुगु में आएगा तो हिंदी में आप पढ़ लीजिए, हिंदी का तेलुगु में पढ़ना चाहते हैं तो तेलुगु में पढ़िए। ऐसे यूनिवर्सल ऐप को भी हम बनाने जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ दुनिया चूंकि बहुत तेजी से बदल रही है, भारतीय भाषा विभाग एक बनाने के साथ साथ हम डाटा सेंटर भी बना रहे हैं। हमारा गृह मंत्रालय का अपना क्लाउड होगा, जिस क्लाउड के माध्यम से हम ऐसी सारी चीज़ें जो विश्व के लिए आधुनिकतम होंगी और भाषाई संस्कृति में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए और भाषा की चेतना को हम विश्व के पटल पर स्थापित कर सकें, उसके लिए आवश्यक होंगी। वैसी सारी टेक्नोलॉजी के साथ साथ नए नए जो भी आवश्यकताएं हैं, उनको माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय निरंतर कर रहा है और बहुत जल्दी इसके परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये यहाँ तक ही सीमित नहीं रहा है, हमारे प्रवासी भारतीयों ने पूरी दुनिया में इसको फैला दिया है। आज इस देश के 5 करोड़ से ज़्यादा लोग दुनिया के 48 से ज़्यादा देशों में रह रहे हैं और वो भारतीय संस्कृति के दूत के रूप में, इनके राजदूत के रूप में जिस तरह से उन्होंने काम किया है और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 9.5 साल में हमारी संस्कृति का प्रतिस्थापन विश्व के पटल पर किया है, उसके प्रभाव के कारण आज पूरी दुनिया भारत की तरफ आकर्षित है। आज भारत आकर्षण का केंद्र बना है। लोगों को लगता है ये तो वही देश है जो विश्व का कल्याण कर सकता है। और हमारी संस्कृति में ये आज की बात तो है नहीं। हमारे यहाँ तो 4000 साल पहले नारायण शास्त्री ने हितोपदेश में कह दिया था, वसुधैव कुटुंबकम।
हमने G20 में वही बातें रखी हैं, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। उसका दर्शन आज विश्व कर रहा है। जहां कहीं कठिनाई आती है भारत खड़ा होता है। लोगों को लगता है अब हम साउथ ग्लोबल, नॉर्थ ग्लोबल, वैसे नहीं, हम उनके बीच में पुल बन गए। लोगों को लगता है ये तो वही देश है जिसकी हमको आवश्यकता थी, जिसकी जरूरत थी, जिसकी खोज थी, और उसके कारण उसके परिवर्तन पूरे विश्व में देखने को भी मिल रहे हैं। अभी अभी अमेरिका में एक एशियन इंडियन सोसाइटी काम करती है, एक अमेरिकन इंडियन सोसाइटी काम करती है। उन लोगों ने एक मांग पत्र दिया। अमेरिका में हाई स्कूल के बाद हिंदी पढ़ाई जाती है, लेकिन जैसे मैंने अपने यहाँ कहा, जब हमारे यहाँ नहीं था प्राथमिक शिक्षा में, वहाँ तो सवाल नहीं उठता। वहाँ की प्राथमिक शिक्षा में हिंदी आए, क्योंकि हाई स्कूल के बाद किसी भी भाषा को सीखना, जब उसी भाषा को केवल सीखना चाहें तभी सीख सकते हैं। तो प्राथमिक विद्यालयों में अमेरिका में हिंदी भाषा पढ़ाई जाए, उसके लिए 816 करोड़ रुपए की योजना बन गई है। और अगले सत्र तक, अगले सितंबर में कम से कम 1000 स्कूलों में अमेरिका में प्राथमिक शिक्षा भी हिंदी भाषा में उपलब्ध होगी। इंग्लैंड में इसी सितंबर में ये जो सत्र उनका प्रारंभ होने जा रहा है, 1500 प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाना प्रारंभ हो जाएगी। अनेकों देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी अब अपने न्यूज बुलेटिन, सोशल मीडिया पर लगातार हिंदी का प्रयोग कर रहा है। औसतन 3 से 4 पोस्ट रोज उनकी हिंदी में आती है। आज दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया है। लोग भारत की संस्कृति, संस्कार को जानने के लिए हमारी भाषाओं को भी जानना चाहते हैं। और उसका अभी G20 में हम लोगों ने देखा किस तरह से बड़े बड़े देशों के जो मुखिया थे, वो अपने, जो हमारे अधिकारी उनके साथ लगे थे, उनके अनुभव में मैं आपको बता रहा हूं। वो ये कह रहे थे कि वो पूछते थे कि कोई ऐसा सरल शब्द हिंदी का बता दो जो मैं प्रधानमंत्री जी को हिंदी में बोलना चाहता हूं। ऐसे पूछ रहे थे। खासकर उन्होंने जो अफ्रीका में G20 वैसे तो बहुत सफल रहा है, उसके विषय में मैं नहीं कहूंगा, आज हम भाषा की केवल बात कर रहे हैं। लेकिन G20 में एक घटना अभूतपूर्व हुई, जो हमारे अफ्रीकी जो संघ था जिसमें 55 देश शामिल हैं, उसको G20 में हमने शामिल किया। वो सभी गरीब और कमजोर देश हैं ज़्यादातर, लेकिन उनको विश्व की मुख्य धारा में लाना, उनके विकास की भी चिंता करना, उस दृष्टि से ये G20 का सम्मेलन था। तो उनके जो मुखिया थे, उन्होंने जिस अधिकारी से पूछा, उन्होंने मुझे बताया, कहने लगे ये पूछे, तो हमने कहा कि सर सबसे अच्छा सरल शब्द है, आप धन्यवाद बोल दीजिए। तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद हिंदी में बोला। अनेकों विदेश हमारे प्रवक्ता थे अलग अलग देशों के, वो हिंदी में बात कर रहे थे। मैंने एक टीवी चैनल पर ही देखा, शायद सुधीर जी का ही चैनल रहा हो, ANI वाले कुछ इंटरव्यू ले रहे थे, तो हिंदी में वो अमेरिका की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता बोल रही थी। तो ऐसे करके एक लगातार लोगों में भाव बढ़ रहा है। सकारात्मक समय है। हमारे प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं अमृत काल है, तो ये भी कहते हैं यही समय है, सही समय है। हमारे लक्ष्य तय हैं, और लक्ष्य केवल हम अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाएंगे इतने तक ही नहीं है। केवल व्यवहारिक विदेश नीति, आत्मनिर्भर रक्षा नीति, या देश में शांति, देश में विकास, देश में स्थिरता, देश की अर्थनीति, उसके साथ साथ हमारे लक्ष्य यह भी है कि हम भाषाई रूप से भी 2047 तक आत्मनिर्भर हो जाए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, इस समय में आपको काम करने का अवसर मिला है। हम सब लोगों के लिए मौका है। हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, अब इसको कोई रोक नहीं सकता है। प्रधानमंत्री जी जब कभी हल्के मूड में होते हैं, हल्के फुल्के में, तो कई बार हम लोगों को छोटी छोटी बातें बहुत अच्छे तरह से बताते हैं। अभी एक बार वो कह रहे थे
कि जब मैं मुख्यमंत्री था गुजरात का और हमारी पार्टी में चर्चा चल रही थी कि प्रधानमंत्री का पद का प्रत्याशी इनको घोषित किया जाए, तो विरोधी बड़े परेशान थे, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में लगातार वो उनके पीछे पड़े रहे थे। विरोधी परेशान थे, वो कहने लगे अरे मोदी क्या करेगा, मोदी आएगा तो हम लोग चुनाव जीती जाएंगे। अब मोदी घोषित हो गए तो कहने लगे यार मोदी कितनी सीट लेके आएंगे, मोदी पूरा उनके पक्ष में जनादेश आ गया। तो यार ये 6 करोड़ वाला गुजरात चलाते थे, कहाँ देश चला पाएंगे, कितने दिन चला पाएंगे। तो मोदी जी कहे सरकार भी बढ़िया चल रही है। तो कहने लगे अब ये गाली देने शुरू कर दिए हैं, ये और तेज गाली देंगे। हम लोगों को समझा रहे थे, कहने लगे वो निगेटिविटी है, निगेटिविटी से आप कुछ भी बना नहीं सकते, कुछ भी रचना करनी है वो निगेटिविटी से नहीं आएगी, निगेटिविटी से संहार आएगा। आप लोग पॉजिटिव रहिए, वो कुछ कहते हैं उनको कहने दो, हम लोग सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। निश्चित रूप से वो समय आएगा जब पूरी दुनिया भारत माता की जय बोलेगी। 2047 के हमारे स्पष्ट लक्ष्य हैं, हम सबके पास मौका है। मैं सबसे यही उम्मीद करता हूं, आपसे अपेक्षा करता हूं कि हम सब मिलजुल करके न केवल अपने राष्ट्र को विकसित करेंगे, हमारे जो महापुरुषों ने, चाहे वो अरविंदो हों, महात्मा गांधी हों, रामधारी सिंह दिनकर हों, इन्होंने जो रास्ते जो मार्ग हमको दिखाए हैं, उनके प्रकाश में हम सब आगे बढ़ते हुए अपने देश को भी एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे और विश्व के कल्याण के लिए भी अपना अधिकतम योगदान हम सब करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास और भरोसा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आज के उद्घाटन समारोह के उद्घाटनकर्ता माननीय अजय मिश्र साहब का बहुत बहुत आभार। वैसे तो 2 दिन की जो ये समुद्र मंथन की यात्रा थी, उसमें जो मंथन, जो अमृत निकलने वाला था, उसका अभी मंत्री महोदय ने अमृत निकाल दिया है। मैं सोचती हूँ ये सम्मेलन कुछ बड़ी ऊंचाइयों के साथ शुरू हुआ है। ज़ोरदार तालियों से हम मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और इन्हीं कीमती क्षणों में मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच अरविंदो आश्रम से हमारी प्रिय दीदी तारा दीदी जी को आमंत्रित करती हूँ पुस्तक विमोचन के लिए। लोकार्पण। हाँ, पधारिए। नीचे आना है, यहाँ पे हम लोगों को तो नहीं जाना है। हम सब जानते हैं कि पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र होती हैं, और जिस तरह से आज सृजन की यात्रा हर जगह जारी है, बहुत छपा जा रहा है, बहुत प्रकाशित हो रहा है, और उन्हीं क्षणों में हम ये पुस्तक का जलवा पूजन, जब हमारे हिंदू परिवारों में एक बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त एक जलवा पूजन की रस्म होती है। कुछ वैसा ही दृश्य पुस्तक के लोकार्पण में होता है। महर्षि अरविंद पर आधारित ये पुस्तक माननीय मंत्री महोदय, माननीय सुधीर चौधरी जी, माननीय दीपक ठाकुर साहब कार्यक्रम के सह संयोजक, और माननीय डॉक्टर विपिन कुमार साहब के करकमलों से पुस्तक का विमोचन हो रहा है। आज के इस मांगलिक अवसर पर, इस उद्घाटन समारोह में हमारे बीच पधारी हुई तमाम अतिथि विभूतियों को मैं आभार व्यक्त करने के लिए माननीय सह संयोजक महोदय श्री दीपक ठाकुर साहब से निवेदन करती हूँ, कृपया पधारें और 2 शब्द धन्यवाद के कहते हुए आज के इस प्रथम सत्र की समाप्ति की घोषणा करें। माननीय दीपक ठाकुर साहब, और आप सभी से निवेदन है, कुल 40 मिनट का हमारा भोजन अवकाश है। सभी कृपया जल्दी से जल्दी भोजन करके सभागार में उपस्थित हों
और उसके बाद अगला सत्र हमारी महामहिम महोदया अनुसुईया उइके साहिबा पधारने वाली हैं। मंत्री जी का स्पीच होना है यार वहाँ पार्लियामेंट में। कूटनीतिक गलतियों को कश्मीर में धो पोंछने वाले हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में उनके सबल सिपाही माननीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी, उपस्थित रविंद्र राय जी पूर्व सांसद, अरुण कुमार जी पूर्व सांसद, विधायक सर्वेश कुमार जी, शांतनु जी, डीएनए से प्रसिद्ध सुधीर चौधरी जी, जिनके कारण मैं घर में कर्फ्यू लग जाता था, शाम में 1 घंटे कुछ मिलता ही नहीं था, हमारी माँ खाना वहाँ बंद कर देती थी, सुधीर चौधरी को सुनना है। और आज इतनी उपलब्धियाँ जो सरोज शर्मा जी, अब बाद में बोलूँगा, आज मंत्री जी ने कितनी जो उपलब्धियां गिनाई है हिंदी भाषा को लेकर के, उसमें मुझे लगता है अगर महती भूमिका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है तो हिंदी के सिपाही, कलर के सिपाही हमारे विपिन कुमार जी, जोरदार तालियां हैं। मित्रों, दिनकर वीर रस और श्रृंगार दोनों के कवि रहे, लेकिन उनके श्रृंगार में भी वीरता वाली रस आ जाता है। उर्वशी में उन्होंने लिखा, मर्द मानव की विजय का सूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं, लेकिन श्रृंगार में भी जरूरत आ जाती है। और मित्रों, दिनकर दिन की बात लोग कह रहे हैं, चिंतक थे, विचारक थे। मेरा मानना है दिनकर एक विचार है, विचारधारा है जो समय से आजीवन काल से, लंबे काल से बहती आई है। यह धारा आप सब उसमें ओतप्रोत रहेंगे, 2 दिवस तक चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे और उनकी सोच को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि G20 के बाद हमारा देश एक मजबूत राष्ट्र के रूप में होता है। अगर आज भी हम लोग इसमें अपनी भागीदारी नहीं करेंगे, इसको और मजबूत बनाने में, तो दिनकर की ही पंक्तियां हम पर लागू होंगी। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्यास, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। हम लोग आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे मंत्री जी को धन्यवाद। इनका कर्ज रहेगा हमारे ऊपर जो है अंतिम समय में 4:15 में कैंसिल हुआ, 4:20 में इन्होंने हामी भरी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। भोजन